हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूपी जीडीसी परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नावली लेकर आपके समक्ष आती हूँ। तो वैसे ही आज के हमारी इस क्लास में देवनागरी लिपि से संबंधित प्रश्नावली है, जिसके कुछ प्रश्न कल कराए गए थे और आगे के प्रश्न आज मैं करा रही हूँ। इसमें कार्यालय हिंदी का भी एक आधा प्रश्न हो सकता है, लेकिन हमारा जो फोकस है आज देवनागरी लिपि पर है, उसी पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। आज का हमारा प्रश्न है, संयुक्त अक्षरों जैसे श, त्र, ज़ के कारण देवनागरी में क्या समस्या आती है। पूछा है कि जब हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजन का कॉन्सेप्ट है। 4 हमारे यहाँ संयुक्त व्यंजन है, श, त्र, ज़ और श्र। ठीक है, तो श, त्र और ज़ के कारण देवनागरी में क्या समस्या आती है? उच्चारण की समस्या। तो ऐसा नहीं है, उच्चारण हमारा जो प्रभाव है वो अंतिम वर्ण का होता है, तो उसी के अनुसार हमारे जो उच्चारण है वो कर लिया जाता है। फिर बात करते हैं मुद्रण यानी प्रिंटिंग और टाइपिंग में जटिलता, सुंदरता का अभाव, अर्थ की स्पष्टता कम होना। तो याद रखिए, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सुंदरता के अभाव की, तो सुंदरता के अभाव की बात यहाँ नहीं की जाती। यहाँ बात किसकी की जाती है? यहाँ बात की जाती है अर्थ की स्पष्टता कम होना। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये अपना पूरा अर्थ व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हम श को लिखते हैं तो श हमारे यहाँ 2 व्यंजन, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है तो 2 व्यंजन इसमें शामिल है, क और श। तो जब हम इसे टाइपिंग में लिखते हैं तो टाइपिंग में हम इसे लिखने में हमें समस्या आती है। यदि हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो इस स्थिति में लिख रहे हैं क और श, यानी कि सीधे सीधे टाइपिंग नहीं कर पाते इन वर्णों की। इनके साथ संयुक्त व्यंजन को जोड़ने के लिए थोड़ा समस्या आती है। तो मुद्रण में यानी प्रिंटिंग में और टाइपिंग में जटिलता है, यही इनकी समस्या है। क्या है? मुद्रण और टाइपिंग में समस्या है इनकी जटिलता के कारण। देवनागरी में मूक वर्णों का न होना क्या सिद्ध करता है? देवनागरी लिपि जो है वो जो रोमन लिपि है, रोमन लिपि की तरह यहाँ पर साइलेंट लेटर्स नहीं है, मूक वर्णों की स्थिति यहाँ नहीं है। तो उससे फायदा क्या है कि रोमन लिपि में आप देखते हैं कि कहीं किसी वर्ण का उच्चारण हो रहा है, लेकिन कहीं कोई वर्ण अल्फाबेट जो है वो साइलेंट जाता है। हिंदी में ऐसा नहीं। यदि आपने कोई वर्ण लिखा है, यदि आपने स्वर रहित लिखा है तो भी उसकी ध्वनि है वो भले अगले वर्ण के साथ मिलकर है, लेकिन यहाँ साइलेंट लेटर्स नहीं है। उसकी जो वैधानिकता है, उसका जो लाभ है ये है कि उससे लिपि की वैज्ञानिकता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? लिपि की वैज्ञानिकता, क्योंकि जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ है कि मूक वर्णों का न होना क्या सिद्ध करता है? लिपि की अपूर्णता, लिपि की पूर्ण वैज्ञानिकता, व्याकरण की कमी, लिखने में समय की बचत। तो क्या है? लिपि की पूर्ण वैज्ञानिकता, साइलेंट लेटर्स का ना होना, मूक वर्णों का ना होना, यह प्रदर्शित करता है कि हमारी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध होती है मूक वर्णों के प्रयोग ना करने के कारण। क्योंकि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हम लिख रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्रत्यक्ष या अछुपा हुआ है, अप्रस्तुत यहाँ नहीं है। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने लिपि सुधार के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिया? किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर गोरख प्रसाद की। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने लिपि सुधार के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए? शिरोरेखा का त्याग, तो शिरोरेखा के त्याग की बात इन्होंने नहीं की। मात्राओं को व्यंजन के दाहिनी ओर लगाना, नए वर्णों का समावेश, तो कोई नया वर्ण यहाँ समावेशित नहीं हुआ। हालांकि अभी आप देखेंगे तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक नया वर्ण शामिल किया है, लेकिन कांता प्रसाद गुरु ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं कि नए वर्णों का यहाँ समावेश हो। केवल बिंदु का प्रयोग, तो इन्होंने इस पर भी बात नहीं की, केवल बिंदु का प्रयोग की बात इन्होंने नहीं की। अब बात आती है कि मात्राओं को व्यंजन के दाहिनी ओर लगाने की बात इन्होंने की थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बाईं ओर भी लगाई जाती हैं? जो दाहिनी ओर की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि ह पे ही आप देख रहे हैं, तो इसमें मात्रा किस ओर लगी है? बाईं ओर। गोरख प्रसाद जी का कहना था कि मात्राएं दाहिनी ओर ही लगाई जाएं, क्योंकि उनका उच्चारण आगे ही होता है।
जैसे मैंने कल बताया था कि तो वो कहते हैं ये जो मात्रा आपने बाईं ओर लगाई है, बाईं ओर नहीं, ये दाहिनी ओर लगनी चाहिए, यानी कि का को यहाँ लिखो और मात्रा इस ओर लगा दो। ठीक है, तो ये सुझाव ये जरूर देते हैं। बाकी और कोई सुझाव इनका इसमें से चारों विकल्पों में से एक सुझाव है, वो है मात्राओं को व्यंजन के दाहिने ओर लगाना। ठीक है, देवनागरी शब्द में नागरी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रचलित मत कौन सा है? देवनागरी शब्द में नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रचलित शब्द कौन सा है? नाग जाति के कारण, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण, नगर की सभ्यता के कारण, देवताओं के नगर के कारण। तो देवनागरी को नागरी शब्द से क्यों संबोधित किया गया? क्योंकि जो गुजरात के नागर ब्राह्मण हैं उनके कारण देवनागरी को देवों की भाषा, देवों की लिपि के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर? गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण। देवनागरी शब्द में नागरी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रचलित मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण इसे देवनागरी कहा गया। किस विद्वान का मत है कि देवनगर अर्थात काशी में प्रचलित होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया? क्योंकि सर्वमान्य मत तो है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा लिपि का प्रयोग किया गया, इसे देवनागरी कहा गया। लेकिन काशी में देवनगर अर्थात काशी में प्रयोग के कारण, प्रचलित होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया। यह ऐसा कहने वाले हैं कौन? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी या काका कालेलकर। तो कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं, जिन्होंने कहा था कि देवनगर अर्थात काशी में प्रचलित होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया। सर्वमान्य मत क्या है? गुजरात के नागर ब्राह्मणों के प्रयोग के कारण इसे देवनागरी कहा गया। ये जो काशी में प्रचलित नगर में, देवनगर में प्रचलित होने का कॉन्सेप्ट है, ये उदय नारायण तिवारी के द्वारा दिया गया। ठीक है, देवनागरी लिपि को देवनागरी नाम देने का एक प्रमुख तर्क क्या है? यह लिपि केवल देवताओं द्वारा बनाई गई? केवल, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। संस्कृत देववाणी लिखने के लिए प्रयुक्त होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक समर्थन करता है। यह देवलोक की आधिकारिक लिपि थी, तो ऐसा भी नहीं है। राजाओं को देव माना जाता था, इसलिए उनके द्वारा प्रयुक्त लिपि देवनागरी कही जाती थी, तो ये भी नहीं है। तो सर्वमान्य मत यहाँ इन चारों विकल्पों में प्रमुख मत कौन सा हो जाएगा कि संस्कृत देववाणी लिखने के कारण, प्रयुक्त होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। संस्कृत को देववाणी, यहाँ ब्रैकेट में देववाणी लिखा, मैं देववाणी बोल रही हूँ, तो यह संस्कृत को देववाणी कहा जाता था। ठीक है, संस्कृत लिखने के कारण, प्रयुक्त होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर क्या तर्क दिया है? उन्होंने देवनागरी को विश्व की सर्वाधिक ध्वन्यात्मक लिपि कहा। उन्होंने लिपि के दोषों जैसे मात्राओं का स्थान को स्वीकार करते हुए सुधार के व्यवहारिक सुझाव दिए। वे लिपि के अक्षरात्मक स्वरूप को इसकी सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि हिंदी को शिरोरेखा मुक्त कर देना चाहिए। तो हरदेव बाहरी के द्वारा कॉन्सेप्ट यहाँ बताए गए। हरदेव बाहरी ने इनमें से क्या कहा कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता बनी रहे? उन्होंने देवनागरी को विश्व की सर्वाधिक ध्वन्यात्मक लिपि माना, सही बात है। उन्होंने लिपि के दोषों जैसे मात्राओं का स्थान को स्वीकार करते हुए सुधार के व्यवहारिक सुझाव दिए, ये बात भी सही है। उन्होंने व्यवहारिक सुझाव दिए हैं अपनी पुस्तक में। वे लिपि के अक्षरात्मक स्वरूप को इसकी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जो चौथा विकल्प है, इन्होंने सुझाव दिया था कि हिंदी को शिरोरेखा मुक्त कर देना चाहिए, तो ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिए। ये शिरोरेखा को हटाने का समर्थन नहीं करते हैं। हमारा विकल्प इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण पुस्तक में कारक संबंधी कौन से कथन सत्य हैं? हिंदी व्याकरण किसकी पुस्तक है? कामता प्रसाद गुरु की है।
तो कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में कारक के संबंधी कौन से कथन सही बताए हैं? गुरु जी ने हिंदी में कारकों की कुल संख्या 8 मानी है, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने 8 ही मानी है। उन्होंने संबोधन को एक अलग कारक के रूप में स्वीकार किया, ये बात भी सही है, क्योंकि संबोधन को जब संस्कृत में जाते हैं तो संबोधन को कर्ता के अनुसार ही 7 कारक कहकर 8वें को कर्ता के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि आप संबोधन किसे देते हैं? कर्ता को। लेकिन जब यहाँ बात करें कामता प्रसाद गुरु के द्वारा जो 8 कारक हिंदी में माने गए, 8वें कारक के अर्थात संबोधन को अलग कारक के रूप में स्थान दिया है। संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्हों को अलग लिखने का निर्देश दिया है, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने विभक्ति चिन्हों की बात की है। उन्होंने कारकों के लिए परसर्ग शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में प्रमुखता से किया है। कामता प्रसाद गुरु ने कारकों के लिए परसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने प्रयोग किया है विभक्ति शब्द का। कारक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? विभक्ति का। ठीक है, प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति, तो विभक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि परसर्ग का। परसर्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य विद्वानों ने किया है। मुख्यतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कारक शब्द की जगह परसर्ग शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु विभक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि परसर्ग का। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो चौथा विकल्प है ये गलत हो जाएगा। इन्होंने परसर्ग के स्थान पर किसका प्रयोग किया? विभक्ति का। ठीक है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। ग्रियर्सन ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंधों पर क्या विचार व्यक्त किया? किसकी बात कर रहे हैं? ग्रियर्सन ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंधों पर क्या विचार व्यक्त किया? उन्होंने अपभ्रंश को हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा माना। उन्होंने उत्तर भारत की बोलियों के विकास को विभिन्न अपभ्रंशों से जोड़ा। उन्होंने पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी से पहले किया। वे मानते थे कि हिंदी का विकास मागधी और शोरसेनी से हुआ है। तो याद रखिए, अपभ्रंश को हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा माना है ग्रियर्सन ने। उन्होंने उत्तर भारत की बोलियों के विकास को विभिन्न अपभ्रंशों से जोड़ा है, ये बात भी सही है। जब आप देखेंगे कि उन्होंने पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी से पहले किया, ये बात गलत है। वे मानते थे कि हिंदी का विकास मागधी और शोरसेनी से हुआ है, ये बात भी सही है। तो विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। डॉक्टर तिवारी ने खड़ी बोली के उद्भव के बारे में क्या तर्क दिया? यहाँ जो नाम दिया गया है तिवारी, ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। कौन है? उदय नारायण तिवारी। उन्होंने क्या तर्क दिया है कि इसका मूल आधार शोरसेनी अपभ्रंश का उत्तरी रूप है। ये मैं ध्यान देना भूल गई इसको, स्लाइड को, चलिए कोई नहीं। इसका मूल आधार शोरसेनी अपभ्रंश का उत्तरी रूप है। उन्होंने कोरवी नाम का समर्थन किया, जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया। उनके अनुसार खड़ी बोली का विकास केवल दिल्ली के आसपास हुआ। उन्होंने खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को मानक हिंदी का आधार माना। किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने बात की डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने खड़ी बोली के उद्भव के लिए क्या कहा है। तो ध्यान रखिए, उन्होंने कहा है कि इसका मूल आधार शोरसेनी अपभ्रंश का उत्तरी रूप है, सही है। उन्होंने कोरवी नाम का समर्थन किया, जो राहुल सांकृत्यायन ने दिया, ये बात भी सही है। उनके अनुसार खड़ी बोली का विकास केवल दिल्ली के आसपास हुआ, ये बात गलत है। उन्होंने खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को मानक हिंदी का आधार माना, ये सही है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, गुरुजी की पुस्तक हिंदी व्याकरण की आलोचनात्मक महत्ता के बारे में सही कथन। किसकी बात करें? कामता प्रसाद गुरुजी के हिंदी व्याकरण पुस्तक के आलोचनात्मक महत्ता के बारे में कथन कौन सा सही है? इसे हिंदी व्याकरण का बाइबल कहा जाता है। एडविन ग्रिव्स जैसे विद्वानों ने इसकी तार्किकता की प्रशंसा की थी। किशोरीदास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में गुरुजी के मतों का खंडन किया। गुरुजी ने इस पुस्तक में खड़ी बोली के मानक रूप को ही आधार माना। तो यहाँ आपको बताना है कि क्या सही है।
तो याद रखिए, जब कामता प्रसाद गुरु की बात की जा रही हिंदी व्याकरण का आलोचनात्मक महत्ता, तो उन्होंने हिंदी व्याकरण का बाइबिल, मतलब जो हिंदी व्याकरण है इसे हिंदी व्याकरण का बाइबिल कहा जाता है, ये बात सही है। एडविन ग्रिफ्स जैसे विद्वानों ने इसकी तार्किकता की प्रशंसा की, ये बात भी सही है। किशोरीदास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन में गुरु जी के मतों का खंडन किया है, ये बात भी सही है। और गुरु जी ने इस पुस्तक में खड़ी बोली के मानक रूप को आधार माना, ये सही है। तो यहाँ हो जाएगा सभी कथन सही हैं। ठीक है, डी विकल्प जो कि कटा हुआ है, चारों कथन सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक हिंदी भाषा के संदर्भ में सही तथ्य क्या है। किसकी बात करें? भोलानाथ तिवारी की। इसमें हिंदी के ऐतिहासिक विकास, संस्कृत से अब तक का क्रम विवरण है। इसमें हिंदी की ध्वनियों का स्थान और प्रयत्न के आधार पर वैज्ञानिक वर्गीकरण है। उन्होंने हिंदी की शब्द संपदा में विदेशी शब्दों के प्रभाव का सांख्यिकीय विश्लेषण किया है। यह पुस्तक केवल साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है, भाषा वैज्ञानिकों के लिए नहीं। जो केवल शब्द लगा, इसने तो इस विकल्प को पहले ही हटा दिया। अब बात करें भोलानाथ तिवारी की पुस्तक कौन सी है, तो याद रखिए भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है हिंदी भाषा। ठीक है, कौन सी है? हिंदी भाषा। अब उसी के संदर्भ में ये कथन है कि उन्होंने इसमें क्या क्या तथ्य दिए। तो हिंदी की ऐतिहासिक विकास क्रम का विवरण है, बिल्कुल सही है, संस्कृत से अब तक का है। इसमें हिंदी की ध्वनियों का स्थान और प्रयत्न के आधार पर वैज्ञानिक वर्गीकरण है। उन्होंने हिंदी की शब्द संपदा में विदेशी शब्दों के प्रभाव का सांख्यिकीय विश्लेषण किया, ये बात भी सही है। लेकिन जो चौथा विकल्प है, यह पुस्तक केवल साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है, भाषा वैज्ञानिकों के लिए नहीं। तो ये जो केवल शब्द है ये गलत है। ठीक है, और यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। ठीक, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव किसने दिया था? ये पंचमाक्षर और अनुस्वार का विवाद हमारे हिंदी में कभी थमता नहीं है, ये लगातार बना हुआ है और आपस में विचार दिए जाते रहते हैं। पंचमाक्षर का प्रयोग, कुछ कहते हैं टाइपिंग में समस्या, लेकिन अब टाइपिंग में भी हमारा पंचमाक्षर का प्रयोग होने लगा है, मतलब हमें मिल जाता है वो फॉन्ट, लेकिन फिर भी ये समस्या बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले ये सुझाव किसने दिया था, हम बात करते हैं पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का सुझाव किसने दिया? पंचमाक्षर का तात्पर्य प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर है, जब वह स्वर रहित होता है यानी आधे रूप में प्रस्तुत होता है, तभी हम बात करते हैं पंचमाक्षर की। और इन सब की जगह अनुनासिक का प्रयोग करने की बात की जाती है, लेकिन श्याम सुंदर दास द्वारा कहा गया कि पंचमाक्षर के स्थान पर यदि हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो समस्या नहीं है। और आज बिना कॉन्सेप्ट के ये हम नहीं बताते कि ये बात श्याम सुंदर दास ने कही थी, इसलिए हम इसे स्वीकार रहे हैं। लेकिन विवाद बना होता है तो अपने अपने कॉन्सेप्ट देते रहते हैं। ध्यान रखिए, ये बात इन्होंने कही थी और उसी को स्वीकारते हुए बहुत जगह हम क्या करते हैं कि पंचमाक्षर के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ देखेंगे कि इनके नाम में भी यहाँ पंचमाक्षर आना चाहिए था, क्या? सुंदर, या तो इस रूप पे आना चाहिए था या फिर इस रूप पे आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, श्याम सुंदर दास के अनुसार ही हमने सुंदर लिखा, इस रूप पे अनुस्वार का प्रयोग कर दिया उनके पंचमाक्षर की जगह। ठीक है, देखने की आदत पड़ गई है इन दो रूपों को, तो इसलिए हमें पंचमाक्षर का जो अनुनासिक चिन्ह वाला वो थोड़ा अजीब लगता है। अगर ऐसे लिखेंगे तो अजीब लगता है क्योंकि देखने को कम मिलता है, लेकिन ये सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन श्याम सुंदर दास ने कहा कि पंचमाक्षर की जगह आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें समस्या नहीं। ठीक है, अतिव्याप्ति दोष से बचने के लिए शब्द कैसा होना चाहिए? अतिव्याप्ति दोष यानी कि जब बात को बढ़ाकर उसमें कोई दोष जोड़कर कही जाए तो उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। ये कहते हैं अतिव्याप्ति दोष से बचने के लिए शब्द कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा, सुनिश्चित अर्थ वाला, अनेकार्थी या प्रतीकात्मक। सीधी सी बात है, अतिव्याप्ति जब आप उसके साथ कुछ और अर्थ जोड़ देंगे और उस शब्द में एक दोष जुड़ जाएगा उसके अर्थ को जोड़ते हुए, तो क्या होगा? अतिव्याप्ति हो जाएगा। लेकिन उसे कम करना है, उसे निश्चित रखना है, तो क्या करेंगे? सुनिश्चित अर्थ का प्रयोग करेंगे। सुनिश्चित अर्थ वाला शब्द प्रयोग करेंगे तो अतिव्याप्ति दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को अपनाने का सिद्धांत किसने दिया? किसकी बात करें? अंतरराष्ट्रीय शब्दावली किसने दिया? डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को अपनाने का सिद्धांत दिया था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। अंतरराष्ट्रीय शब्दावली, जैसे हमारे यहाँ चिकित्सा शब्द है, लेकिन चिकित्सक शब्द है, लेकिन चिकित्सक की जगह आप क्या यूज कर रहे हैं? डॉक्टर। तो इसमें समस्या नहीं है। इंजीनियर, हिंदी में क्या आता है? अभियंता। ठीक है, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी। तो ऐसे ही इन्होंने कहा था, अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को अपनाने का सिद्धांत इन्होंने दिया, कि इन्होंने डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। आप इंजीनियरिंग शब्द प्रयोग कर सकते हो, उसमें समस्या नहीं है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? किसकी बात कर रहे हैं? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? याद रखें, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। विकल्प है 50, 61, 75, 80, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1961। ठीक है। पारिभाषिक शब्दों में अभिधा का क्या महत्व है? पारिभाषिक शब्दों में अभिधा का क्या महत्व है? जब हम शब्द शक्ति की बात करते हैं तो 3 तरह की शब्द शक्ति आती है, यानी कि हम किसी बात को अपने 3 तरीके से कहते हैं। सीधे सीधे कह देते, जो हमने कहा वही अर्थ सामने वाला समझे, वही उसका अर्थ भी है। लेकिन लक्ष्यार्थ करके कहा तो लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंग्यार्थ करके कहा या व्यंजनार्थ कहा तो व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, तो यहाँ अभिधा के बारे में पूछा है। पारिभाषिक शब्दों में अभिधा का क्या महत्व है? शब्द का अर्थ सीधा और नियत होना चाहिए, शब्द का अर्थ प्रतीकात्मक होना चाहिए, शब्द का अर्थ व्यंग्यात्मक होना चाहिए, शब्द का कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए, अभिधा में शब्द का अर्थ सीधा और नियत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीधा और नियत। जैसा कहा वैसा ही सामने वाले को समझ में आना चाहिए। राजभाषा अधिनियम 1963 और शब्दावली के प्रयोग के बारे में क्या सत्य है? किसकी बात कर रहे हैं? राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है? अधिनियम, एक्ट की बात कर रहा है, 1963। केंद्र सरकार के संकल्पों, अधिसूचना और प्रेस विज्ञप्तियों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों अनिवार्य हैं। हिंदी के तकनीकी शब्दों के प्रयोग के लिए आयोग की शब्दावली को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यालय हिंदी में मुहावरों कहावतों का अत्यधिक प्रयोग होता है। प्राशासनिक शब्दावली का उद्देश्य भाषा को अलंकृत करना नहीं बल्कि अर्थ को स्पष्ट करना होता है। तीनों बातें सही हैं, एक गलत है। कार्यालय हिंदी में मुहावरों और कहावतों का अत्यधिक प्रयोग अनिवार्य है, तो यहाँ यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी और हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है। ठीक, पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में प्रत्यय का क्या अर्थ है? शब्द के अर्थ को बदलना, मूल धातु से नए शब्द रूप बनाना, शब्द को कठिन बनाना, शब्द को छोटा करना। जब हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, तो याद रखिए, उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़ना, शब्द परिभाषा की तरह व्यक्त करते हैं। चलिए, उपसर्ग की बात करते हैं तो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर जो शब्द के अर्थ को बदल दे वह शब्दांश क्या कहलाता? उपसर्ग। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाला शब्द कहलाता है शब्दांश। ठीक है, और जो शब्द के बाद में जुड़कर शब्द के रूप को परिवर्तित कर दे वह प्रत्यय। ठीक है, तो ये क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश है। क्या है? ये दोनों चीजें शब्दांश है। एक प्रारंभ में जुड़ता है, एक बाद में। ये पहले जुड़ता है, पहले जुड़ के जिस शब्द के साथ जुड़ेगा उसका अर्थ परिवर्तित कर देगा, और जब दूसरे की बात करते हैं तो ये बाद में जुड़कर शब्द के रूप को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखेंगे यहाँ पूछा प्रत्यय के बारे में। ये तो मूल धातु से नए शब्द रूप बनाता है। क्या करता है? मूल धातु से नए शब्द रूप बनाता है। जैसे बात करें लिख, लिख में आवट जोड़ा,
लिखावट, पठ में अक जोड़ा, पाठक। ठीक है, तो क्या है, ये शब्द के रूप को बदल रहा है। पहले हम क्रिया धातु ले रहे हैं और क्रिया धातु के साथ जैसे हमने कोई शब्दांश जोड़ा वो किस में चला गया, संज्ञा में चला गया। तो यही क्या है, मूल धातु से नए शब्द रूप बनाना। डॉक्टर तिवारी ने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बारे में क्या तर्क दिए, ये आज का अंतिम प्रश्न है। उन्होंने अपभ्रंश, किसकी बात करें, डॉक्टर तिवारी, ये भी उदय नारायण तिवारी हैं। उन्होंने अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को पुरानी हिंदी की आधार भूमि माना। उनके अनुसार हिंदी की बोलियों के बीज अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में मौजूद हैं। उन्होंने अवट शब्द का प्रयोग पुराने कवियों के संदर्भ में विस्तार से समझाया। वे मानते थे कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास अचानक एक झटके में हुआ। क्या सही है, उदय नारायण तिवारी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बारे में उन्होंने अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अब पुरानी हिंदी की आधार भूमि माना, ठीक है। उनके अनुसार हिंदी की बोलियों के बीज अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में मिलते हैं, ये बात भी सही है। उन्होंने अवट शब्द का प्रयोग पुराने कवियों के संदर्भ में विस्तार से किया, समझाया, ये बात भी सही है। वे मानते थे कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास अचानक और एक झटके में हुआ, तो एक झटके में नहीं माना। अभी आप देखेंगे अवट का प्रयोग पहले कह रहे हैं, तो अपभ्रंश से अवट, अवट से हिंदी, ठीक है। तो इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, यानी ए विकल्प सही है। ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे, उससे प्रश्नावली हमारी रहेंगी। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नई प्रश्नावली के साथ।